चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियाई में है लेक्चर नंबर 5। लास्ट क्लास में हम लोग ने फिजन रिएक्शन पढ़ लिया था और हम लोग ने फ्यूजन रिएक्शन तो पहले ही पढ़ लिया था। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चेन रिएक्शन जो है उसमें अगर डिफ़िकल्टीज है तो उसकी बात करते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी आती है आपके चेन रिएक्शन में। ठीक है, तो पहला है, अगर आप देखोगे तो पुअर कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूल यूरेनियम 235 जो है वो उसका आई थिंक देखो पहले ही बता दिया था, सिर्फ 0.7% ही प्रेजेंट है। दूसरा नेचुरल यूरेनियम क्या है, वो 99.3 क्या है, 238। और हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, ये है ना, फिजिबल यही है, लेकिन इसको हमें पहले ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाता है एंड इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है और रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा है हमारे रियल वर्ल्ड में। देखो कुछ कंट्रीज है जिनके पास बहुत ज़्यादा है और आपको पता है न्यूक्लियर सप्लाई का एक ग्रुप है NSG, उसमें इंडिया नहीं है, उसमें चाइना भी है, रशिया भी है ना। तो उसमें इंडिया नहीं जा पा रहा है, इसकी वजह से उसको सप्लाई लेने के लिए बड़ी परमिशंस, लंबा रूट होता है, स्लो प्रोसेस होता है, तो इससे हम न्यूक्लियर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। और ये नॉन फिजाइल होता है, इसके बारे में मैंने बताया था, उसका रीज़न बताया था, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए भैया, कैन ओनली बी फिजन्ड विद हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। और उसकी एनर्जी देख लो कितनी है, 1 मेगा 10⁶ तो ऐसे ही हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसकी सारी डिफिकल्टीज हैं। तो जो नेचुरल यूरेनियम प्रेजेंट है ऑन कोलिजन विद अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन रिलीज 3 स्लो न्यूट्रॉन अलॉन्ग विद द डॉटर। पहली बात तो देखो, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है पिछला वाला, तुमको तुरंत समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। पहली बात तो जो तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तुम्हारा कौन सा है, वो इसका है। ठीक है, पहली बात समझ लो ध्यान से, क्यों ये चेन नहीं कर पा रहा है और क्यों वो चेन कर लेता फटाफट। उसको चाहिए था स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, उसकी रिक्वायरमेंट स्लो मूविंग है, और जैसे ही 235 ब्रेक होता 3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन तुमको मिल जा रहे थे, यानी कि उसमें फटाफट रिएक्शन हो जा रहा था। इसमें चाहिए हाई काइनेटिक एनर्जी वाला विथ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब ये जब टूटेगा, पहली बात तो पहले मैं इतनी एनर्जी खर्च करूं तब तो टूटेंगे भाई, और जब ये टूटेंगे 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, वो भी आपके स्लो मिलेंगे, तो यानी कि काम तो नहीं बन रहा, रिएक्शन चेन नहीं हो सकती। कैसे हो पाएगी भाई, स्लो से तो होगी नहीं, होगी तो फास्ट से। यानी डिफिकल्टी नंबर 1 तो ये दिख गया कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, हमें चाहिए थे हाई मूविंग मतलब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। सो दी स्लो न्यूट्रॉन विल नॉट बी, बता दिया मैंने, है ना, समझ गए, अनलेस एनर्जी हम प्रोवाइड कर दें। मतलब वही बात हो गई ना, बार बार हमको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने के रेडी रहना है, कि जब मैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन को दूंगा, 3 के लिए 3 हो गया, 3 न्यूट्रॉन्स के लिए 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर या तो तुम एनर्जी दो तब होगा, नहीं तो फिर तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए चेन में ये काम नहीं आता। चेन के लिए कौन सबसे सुटेबल है भाई, वो ये वाला 235 है ना, ये खुद ब खुद करेगा। तो फ्यूल जब हम यूरेनियम 235 यूज करते हैं तो फिर वो ओनली बाय द स्लो न्यूट्रॉन और बाय थर्मल न्यूट्रॉन, जिसमें देख लो एनर्जी कितनी चाहिए, 0.025 इलेक्ट्रॉन। तो ऑन कोलिजन विद थर्मल न्यूट्रॉन रिलीजेस 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन along with the daughter nuclei, but these fast neutron can be moderated। इनको मॉडरेट कर सकते हैं, स्लो कर सकते। देखो तेज है उसको स्लो करना आसान है, स्लो है उसको तेज करना, यानी उसके पास एनर्जी है, उससे एनर्जी हम निकाल लें तो स्लो हो जाएगा। वही बात होगी, कार 80 पे चल रही है, ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक लगाना आसान है या एक्सीलरेट करना, ब्रेक लगाना ना, क्योंकि फिर अभी तुम्हें एनर्जी रिलीज करानी है बस, और इधर एनर्जी हमको देनी है, तो यानी ये बड़े आसानी से मॉडरेट हो सकते हैं और हम अपना काम करा लेंगे। Each of these neutron have 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी भैया, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। We have to slow down these neutron to low energy so that they can cause the further, और ये हो जाता है ऑटोमेटिकली। आगे क्रिटिकल मास क्या होता है, क्रिटिकल मास द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिजाइल मटेरियल नीडेड फॉर अ सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अच्छा, क्रिटिकल मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पर, स्पेसिफिकली इट्स न्यूट्रल फिजन क्रॉस सेक्शन, जिसमें थिकनेस ऑफ द मेटल और अमाउंट ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। डेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये शेप ऑफ प्योरिटी मटेरियल, मतलब क्रिटिकल मास किन चीजों पर निर्भर करता है वो आपके समझ में आ रहा है, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये सारी चीजों पर क्रिटिकल मास आपका डिपेंड करता है। क्रिटिकल मास होता क्या है, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिजाइल मटेरियल चाहिए होता है जिससे सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करा सके। अब तुम्हें अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है, यही तो तुम वो कह रहे हो बार बार कि यूरेनियम को तोड़ूंगा, बार बार मैं चेन रिएक्शन कराऊंगा, तो वही तो है फिजाइल मटेरियल, समझ में आ रहा है। तो किस पे डिपेंड करता है, कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फिजन,
तो नंबर ऑफ फ्यूजन इन प्रेजेंट जनरेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्यूजन इन प्रीवियस जनरेशन। पिछली जनरेशन में मतलब जब पहला रिएक्शन हुआ तो उसमें कितने फ्यूजन प्रेजेंट थे और बाद में इनके रेशियो को के कहते हैं। के इज इक्वल टू 1 पर 1 फ्यूजन कॉज 1 फ्यूजन। रेट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज कांस्टेंट। एक फ्यूजन में एक आपका क्या हो रहा है, एक फ्यूजन से एक फ्यूजन प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो क्या है रेट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि ये आप न्यूक्लियर रिएक्टर में चाहते हो कि यार कंट्रोल चाहिए ना। अब एक फ्यूजन होकर के 3 फ्यूजन करा दे, जैसा कि हमने सीखा था, अरे एक से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, अब वो 3 न्यूट्रॉन को स्लो कर दिया, वो गए फिर 3 न्यूक्लियस को फोड़ दिए, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है, एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, मल्टीप्लाई होगी। इन दिस सिनारियो यू आर क्रिएटिंग 1 फ्यूजन, उससे एक फ्यूजन ही प्रोड्यूस हो रहा है, 3 नहीं हो रहे हैं, तो ये के इज इक्वल टू 1 वाला हुआ कि नहीं हुआ। के ग्रेटर देन 1, 1 फ्यूजन कॉजेज मोर देन 1 फ्यूजन रिएक्शन, रेट ऑफ एनर्जी लिबरेट गोज ऑन, एनर्जी क्या होती है, एक्सप्लोड करता जाता है, ठीक है। के लेस देन नंबर ऑफ फ्यूजन आर डिक्रीजिंग, आपने फ्यूजन कराया आगे हो ही नहीं रहा है, फिर आपको फिर से कराना पड़ रहा है, तो ये कौन से वाले केस में हो जाएगा, 238, उसमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आ रहा है, कुछ आउटपुट ही नहीं मिलेगा, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये सारी डिफिकल्टीज चेन रिएक्शन में होती हैं, तो यानी कि हम इसको एनर्जी को लिबरेट करने के लिए, मतलब अपने काम लायक बनाने के लिए हमें कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, सच दैट हम ये काम कर पाए। तो हम एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सबको पता है, पहाड़ों से क्या हो रही, नदियां आ रही हैं ना, हाइट पर हम डैम बना देते हैं, पानी इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत हाई हाइट, क्योंकि हम करते क्या है, देखो ये जो है सिस्टम, ऊंचाई से पानी आ रहा है तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम क्या कर रहे हैं पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे, डैम में पानी का लेवल इतना ऊंचा कर लिया, ढेर सारा पोटेंशियल इकट्ठा कर लिया, फिर पोटेंशियल को फिर से काइनेटिक में करके हम क्या कर रहे हैं, टरबाइन को घुमा रहे हैं, बिजली पैदा होगी। इधर ये तो सबको पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के आ रहे हैं, है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर पे काम करता है, हम फोटॉन्स को डिफ्यूज करा रहे हैं, फोटोन आकर के इसको हिट कर रहे हैं सनलाइट, और उससे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा कैथोड से एनोड पर चार्ज आ रहा है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी ये भी हो गया। ये क्या सीन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दो होते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन कौन सा करा पा रहे हैं सर, फ्यूजन तो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको स्टार्ट करने के लिए, और टेम्परेचर भी हाई चाहिए और प्रेशर भी चाहिए, तो अभी हम वो यूज तो नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम फ्यूजन इस्तेमाल, क्योंकि फ्यूजन इंसानों के लिए अच्छा है, उसमें रेडिएशन कम है, सिर्फ अल्फा निकल रहा है, उसको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इन्फिनिट मतलब बहुत लंबे समय तक आपका रेडिएशन हो रहा है। तो फ्यूजन अच्छा जरूर है, लेकिन हम उसका यूज अभी करना नहीं सीख पाए, ठीक है। तो यूज कौन सा करते हैं, फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन भी कौन सा, कंट्रोल। तो दिख रहा है तुमको यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, रिएक्टर है, ठीक है, रिएक्टर के अंदर हम क्या कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे। ये क्या दिख रहा है तुमको, सर इसमें पाइप में पानी है, अब ये जाता है और उसके अंदर से क्या हो, गर्म होकर के बाहर आता है, स्टीम बन करके बाहर आता है। अब ये हाई प्रेशर स्टीम बन करके जाता है, किसको, टरबाइन को घुमाता है, जिससे टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। दिखने बड़ा आसान है, लेकिन ये रिएक्टर से बहुत ही हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इस हीट को बार बार कौन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये देख रहे हो तो वो पानी, ये पानी के अंदर डूबा हुआ होता है चैम्बर, समझ में आ रहा है, और ये पूरा इंसुलेटेड है, इसकी हीट बाहर नहीं निकल रही है, ताकि जो हम गरम, इतनी मेहनत से एक तो गरम कर, इतना रिस्क लेके हम गरम करवा रहे हैं, किसको गरम करवा रहे हैं, इस पाइप के अंदर जो पानी गया जिसको स्टीम बना करके हम निकाल रहे हैं, तो अगर ये बाहर से अपनी हीट रिलीज कर देगा तो नुकसान हो गया ना, ये इंसुलेटेड रॉड्स हैं, तो ये अदर तुम्हें दिख रहा है कि पानी में तो यहाँ से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, जो हीट पाइप के अंदर है वो पाइप के अंदर ही रहेगी, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम मैंने सिंपल तरीके से दिखाया। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, अब ये कोर ऑफ द रिएक्टर इज द साइट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ क्या करा रहे हैं, फ्यूजन करवा रहे हैं, जिसमें यूरेनियम होता है और रॉड होती है, रॉड्स का क्या काम है वो बताऊंगा, और एक मॉडरेटर होता है टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। मॉडरेटर का काम सिर्फ एक ही है कि जब 235 टूटेगा तो भैया 3 न्यूट्रॉन बहुत तेज भाग रहे हैं, उनको कहो भैया रुक जाओ, स्लो हो जाओ, स्लो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगला रिएक्शन कराना आसान हो जाएगा। अब अगर हमको एक फ्यूजन ही कराना है बार बार, मेरा रिएक्टर इस तरीके डिजाइन है कि वो एक ही फ्यूजन की एनर्जी को वो अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रॉड एक्स्ट्रा रखा हूं, एक तो मॉडरेटर है और दूसरा रॉड क्या करेगा, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो मैं उसको रखूँ इस तरीके डिजाइन करूंगा कि वो 2 ही न्यूट्रॉन करे और 1 न्यूट्रॉन को छोड़ दे। तो मॉडरेटर पहले तीनों को स्लो करेगा, स्लो हो गया, पहली बात तो हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब वो मेरे काम का नहीं है, अभी जाकर टकराएगा भी तो कुछ नहीं होने वाला, टेंशन नहीं है उसकी मुझे। जब मैं उसको स्लो कर लूंगा फिर मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा, जितना छोड़ दूंगा उतने से फिजन हो जाएगा। प्रोसेस समझ गए? अब मैंने ये सरल भाषा में बोल दिया, अब इसको पढ़ो। द कोर इज सराउंडेड बाय ए रिफ्लेक्टर टू रिड्यूस लीकेज। रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं जिससे कि लीक ना हो जाए कुछ भी बाहर, ठीक है। फिर द रिएक्टर कैन बी शट डाउन बाय मींस ऑफ कंट्रोल रॉड। ये जो रॉड चिल्ला रहा था मैं, ये रिएक्शन को रोकने के लिए है। मेड फॉर एग्जाम्पल कैडमियम, सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, कैडमियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। दैट हैव हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, काम खत्म। द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन कंटिन्यूसली रिमूव्ड बाय कोल्ड वाटर, बताया ना कि पानी में डूबा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमेशा फ्लोइंग होता है पानी, ठीक है। तो पानी बहुत तेजी से हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाता है, गर्म पानी बाहर आ गया, ठंडा फिर से आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये फ्लो बना रहता है। आगे कभी देखो कि नदी उदी के पास में ये पावर प्लांट लगाए जाते हैं, कभी नोटिस करना या गूगल करना, गूगल मैप पे देखना, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो नदी के किनारे होते हैं या समुद्र के किनारे होते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ना, कंटिन्यूसली पानी चाहिए, फ्लो करके निकलना चाहिए, तो ये इतनी हीट रिलीज करेगा। तो इसको बचाने के लिए आगे इतना पानी हम ग्राउंड वाटर यूज करने लगेंगे तो पूरा सूख जाएगी धरती। इतना पानी अगर हम पंप करने लगे तब तो हो गया काम, ठीक है। तो नदी क्या होता है भैया, हम खराब नहीं कर रहे हैं पानी, तुम्हारा पानी उधर से बह के आ रहा है, हम इन ले रहे हैं और इधर से करके निकाल दे रहे हैं, और बीच में क्या है, रिएक्टर है, रिएक्टर से होके गुजर जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो हीट को भी लेके सामने चले जा रहा है और पानी चुपचाप फ्लो भी हो गया। तो इस तरीके से हम बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए इस तरीके के सिस्टम को डिजाइन कर लेते हैं। आगे क्या है, बाई कोल्ड वाटर, रिमूव्ड बाई कोल्ड वाटर विच हीट्स अप वाटर प्रेजेंट इन द टैंक सो दैट स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। आगे देखिए, द स्टीम ड्राइव्स टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बता दिया मैंने। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, फ्यूल रॉड। यहाँ देखिए यूरेनियम, ये फ्यूल लेके जा रही है ना, फ्यूल रॉड क्या करती है, फ्यूल लेके जाती है। यूजुअली पेलेट्स ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड आर अरेंज इन ट्यूब टू फॉर्म फ्यूल रॉड्स। हम क्या करते हैं, यूरेनियम ऑक्साइड बना करके हम क्या करते हैं, आपके रॉड्स को फ्यूल भर देते हैं उससे, और उसको उसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। moderator material in the core which slows down neutron release from the fission so that they cause more fission. It is usually water, but in some power plant heavy water or the graphite is also used. हम पानी से भी स्लो डाउन कर सकते हैं, या तो हम हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट से भी उसको स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। कंट्रोल रॉड क्या करेगी, दीज आर मेड विथ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल सच एज कैडमियम या हैफनियम या फिर बोरॉन एंड आर इंसर्टेड और विड्रॉन फ्रॉम द कोर टू कंट्रोल। इंसर्ट करेंगे तो रुकेगा, निकाल देंगे तो न्यूट्रॉन रिलीज हो गए, अब वो आराम से, अंदर डालोगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो रुक जाएगा। तो रिएक्शन और टू हॉल्ट इट, या तो स्टार्ट करना है, इंक्रीज करना है रेट को। जैसे मान लो कि मेरी बिजली की खपत कम है, ठीक है, तो मुझे कम चाहिए एनर्जी, तो मैं कम फिजन कराऊंगा, मान लो 1 करा रहा हूँ। सडनली मुझे दिखा कि यार बहुत गर्मी आ गई तो यार बहुत एसी वेसी जब चलने लगती है तो एनर्जी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं रॉड को कह दूंगा आ जाओ बेटा बाहर, तू है ना, बढ़ा दो फिजन, जितना एनर्जी निकल रहा है सबको ट्रांसफर कर दो। तो हम एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं भाई। रिएक्शन बढ़ाना होगा तो हम निकाल देंगे, और रोकना होगा एकदम तो हम पूरा अंदर डाल देंगे, जिससे कि सारे के सारे न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिजन रुक गया। एक बार रुक गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब दूसरा रिएक्शन तभी होगा जब मैं न्यूट्रॉन दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हॉल्ट मतलब रोक देना, सारे न्यूट्रॉन खा गया मैं, तो अगला एक रिएक्शन होगा, उसका अगला तो हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम करते हैं। तो यहां देखो, दे आर यूज्ड टू मेंटेन, देख रहे हो मैंने कहा था ना K इज इक्वल टू 1, अप्रोक्सीमेटली 1, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 1। कूलेंट, इट इज फ्लूइड, बता दिया मैंने, जो सर्कुलेट करता रहता है थ्रू कोर लूप्स, बताया ना, पानी बहता रहता है, तो ये है। कूलेंट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे कि वाटर सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होता है, ये सब बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में एक हो गया कंटेनमेंट, जहां स्ट्रक्चर अराउंड द रिएक्टर एंड एसोसिएटेड स्टीम जनरेटर विच इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड इंट्रूजन एंड टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। आगे देखिए, इन केस ऑफ एनी सीरियस माल फंक्शन इनसाइड इट इज टिपिकली अ मीटर, 1 मीटर मोटा होता है कंक्रीट और स्टील का स्ट्रक्चर, ताकि रेडिएशन बाहर ना निकल पाए, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, ये देख रहे हो,
ताकि इधर से कुछ भी बाहर लीक ना हो रेडिएशन। मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, पहले मैं खत्म करूंगा। मॉडरेटर, ठीक है, मटेरियल इन द कोर विच स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन रिलीज फ्रॉम फिजन सो दैट दे कॉज मोर फिजन, वो और फिजन को कॉज करें, ठीक है। आगे, इट इज यूजुअली वाटर बट इन सम पावर प्लांट हैवी वाटर, बता दिया मैंने, ग्रेफाइट या हैवी वाटर का भी इस्तेमाल किसका काम है, बस उसको धीमा करना भाई, ठीक है। अभी तो रट जाओ इतना कि न्यूट्रॉन बहुत तेज से भाग के आ रहे, तो भाई ये बताओ एयर में भागना आसान है कि पानी के अंदर? कभी स्विमिंग पूल में गए होगे? अरे वाटर पार्क में तो गए ही होगे तुम लोग, तो वहां पानी के अंदर चलना हैवी हो जाता है कि नहीं लेग्स, और ऐसे फ्री हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ लो, सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, ठीक है, अभी खत्म ही है चैप्टर। वेन टू हमने सिखाया था फ्यूजन होता कैसे, छोटे छोटे बेचारे न्यूक्लियस जोड़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, उसके लिए हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कहानी इतनी कुछ, ये इसलिए इतना बोलता रहता हूं, कुछ नहीं आता, इतना एग्जाम में लिख के चले आओगे नंबर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो भूल जाना, तो ऐसे ही बना के लिख के चले आना कि छोटे छोटे दो न्यूक्लियस लेकर के उसको जोड़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और हमें क्या चाहिए होता है, हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई कम क्लोज टू वन अनदर विद इन द रेंज ऑफ अट्रैक्टिव, देखो ध्यान से, ये एक रेंज है अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, जिसको 1 फर्मी कहते हैं, मतलब इतनी कम दूरी पर अगर दो न्यूक्लियस आ गए तो फिर ये अलग नहीं होने वाले। उसका कारण बताता हूं आगे, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, राइट। एक न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूट्रॉन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, चार्ज 0 होता है उस पर, बट प्रोटॉन, यानी मैं कह सकता हूं न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। न्यूक्लियस नंबर 2, अगेन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दिस इज अगेन अ पॉजिटिवली चार्ज, राइट। एंड वी नो दैट कि भैया दो पॉजिटिव चार्ज, तुमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसको कूलम साहब ने बताया था, कूलम फोर्स लगता है, ठीक है। इनके सेंटर से सेंटर की दूरी अगर r है तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इन दिस सिनेरियो द Q1 Q2 इज नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन E होता है, तो अगर 100 प्रेजेंट है तो 100 ही हो गया, है ना। तो वेरी सिंपल, इसको मैं लिख सकता हूं, एक एक मानता हूं, मैं मानता हूं एक एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है ना, तो ये जाएगा के स्क्वायर अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर, है ना। अब ध्यान देखना, यानी इनको पास ले आना ही एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये पास आएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा। अब जो तुमने वो जो टेम्परेचर की बात पढ़ी और प्रेशर की बात करी, वो इसी रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना चाहता है। देखो दो दुश्मन हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं, तो इनका हाथ मिलवाने के लिए इनके जो साथी होते हैं वो हाथ पकड़ते, भैया मिला लो, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो मेरे भाई वही बात हो गई, जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर दे रहे हैं और इतना प्रेशर दे रहे हैं टू रिड्यूस दिस रिपल्शन और सच दैट दे कैन कम क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, और हमको पता है अंदर ही अंदर इनके दिल मिले हुए हैं। दैट इज योर, ये वाली जो बात हो रही रेंज ऑफ अट्रैक्टिव न्यूक्लियर, लेकिन इतने करीब कभी आए नहीं। दुश्मनी इसलिए चल रही थी कि जो बीच के इनके एम्प्लॉयज हैं वो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी बात पहुंच रही है फला 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 लोगों की वजह से। अब जो फला 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 लोग हैं बीच में, ये क्या कर रहे हैं, मसाला ऐड कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है? इनकी बात को थोड़ा सा मसाला लगा के बताऊंगा, तो क्या सामने वाला भी वही सोच रहा है। अब सडनली एक दिन हम और वो टकरा गए रास्ते में, उस दिन सारी बातें क्लियर हो गई, तो फला 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 कट गए। तो अब न्यूक्लियर क्या आ गया, अट्रैक्टिव रेंज आ गई कि नहीं आ गई, बहुत क्लोज। और वो डिस्टेंस क्या है, मतलब जब दो न्यूक्लियस एक फर्मी की दूरी पर आ जाएंगे तो वो अलग नहीं होंगे, फिर परमानेंटली वो एक हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही बात हो रही है कि भैया अगर फ्यूजन कराना है तो पहली बात तो दो न्यूक्लियस को बहुत करीब लेकर के आना पड़ेगा, वो डिस्टेंस होगी 1 फर्मी। अगर आप ये कर पाए तो इसका मतलब है अब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक नया न्यूक्लियस बनेगा, जिसके इसका एक प्रोटॉन, इसका एक प्रोटॉन, Z की नई संख्या हो गई 2, और ये Z होता है हीलियम का। तो अब हाइड्रोजन बचा ही नहीं, अब बन गया वो हीलियम, और इसके साथ अपना खुद का न्यूट्रॉन भी होगा। तो अब इसको लेकर के आएंगे तो यहां पर ये हो गया 4, समझ गए।
तो भैया इस तरीके से होता है फ्यूजन में कंबाइन टू फॉर्म बिगर। दिस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मस्ट बी हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम कोलम्बिक फोर्स। इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए सच दैट ये कोलम्बिक फोर्स के मतलब ये रिपल्शन के अगेंस्ट भी एक दूसरे के पास आ सके, ठीक है, फॉर न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स टू टेक इफेक्ट। देखो ये सारी बातें अपने लोगों को पता है ना। फिर अपने को पता है इसके बाद हीलियम बनाने के लिए फिर से हम क्या देंगे, न्यूट्रॉन जाएगा और फिर 2 न्यूट्रॉन आकर के यहाँ पर लग जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका। तो अगर हम कह रहे हैं 1H1 + 1H1 अगर 1H2 आइसोटोप बना रहे हैं प्लस एक यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज कर दिया और प्लस इन्होंने क्या एक्स्ट्रा एनर्जी और ये आ गई हमारा 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन, उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। आपने ये कहाँ पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर बीटा प्लस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो ये बीटा प्लस है तुम्हारा, ठीक है। और फिर आपने न्यूट्रोनो पढ़ा था, एंटी न्यूट्रोनो और न्यूट्रोनो। एंटी न्यूट्रोनो निकलता था किसमें, बीटा माइनस में, न्यूट्रॉन निकलता था किसमें, बीटा प्लस में, जाके देखना। are released along with the energy for 2 hydrogen atom to combine they need to overcome electrostatic repulsion to overcome that barrier temperature needs to be around 3 × 10⁹। एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ हीलियम वाला वो भी है। तो इसने 2 एग्जांपल उसमें थे, एक एग्जांपल दिया एक एग्जांपल नहीं दिया, मैं दे दूंगा लिखवा दूंगा अभी। देखो ओवरकम ये समझ में आ रहा है 10⁹ के, ठीक है। तो यही बात हो गई कि भैया इस बैरियर को तोड़ने के लिए हम कितना टेम्परेचर चाहिए, 3 × 10⁹ केल्विन। अब ध्यान से देखना, व्हेन फ्यूजन इज अचीव्ड बाय रेजिंग टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सो दैट पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम कूलम्बिक रिपल्सिव बैरियर। तो फिर से वही जो मैं बता रहा था, ये मैं बात बार बार कह रहा था कि नहीं कह रहा था, है ना। ये हम टेम्परेचर दे क्यों रहे हैं, वही रिपल्शन को खत्म करने के लिए, ठीक है। वही बात इन्होंने लिखी है कि जो हम कह रहे हैं, देखो अचीव्ड बाय रेजिंग टेम्परेचर, हम तापमान इतना बढ़ा दे रहे हैं सो दैट पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी, सो दैट पार्टिकल के पास खुद के पास इतनी एनर्जी हो जाए कि वो कोलम्बिक रिपल्शन से ऊपर आ जाए, ओवरकम हो जाए, है ना। और दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आया। थर्मोन्यूक्लियर होता कहाँ है, सन, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स, है ना। आगे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अकर ऑन द इंटीरियर ऑफ सन एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये हमें पता है कि लाइफ अर्थ पर है, उसका बड़ा कारण है सन। सन हटा, अच्छा सन हटाने से क्या हो जाएगा, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि अर्थ पे लाइफ है ही इसीलिए क्योंकि सन है उसके पास, ऐसा क्या करता है सन, नहीं बता रहे। उसमें यूवी जो है, यूवी इंफ्रा, पहली बात तो हीटिंग, इतना कूल हो ठंडा हो जाएगा अर्थ, सब जमी जाएगा, तुम जिंदा ही नहीं रह पाओगे। दूसरा कि जितने भी बैक्टीरिया वायरस है सब कोई कब्जा कर लेंगे, उनको मारने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अच्छा कितने केमिकल फेंकोगे तुम, अरे तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी इतना। अगर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाए, तुम अगर आग जलाते हो तो पूरा मोहल्ला ठंडा गर्म हो जाता है। तुम इतनी ज्यादा एनर्जी कहां से लाओगे जो सन तुमको दे रहा है फ्री में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो इनहैबिटेबल हो जाएगा, फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं है वहां, हम वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम भी तो सरवाइव करने चाहिए ना। अच्छा चलो कुछ लोग जिंदा बच भी गए, कितने साल तक बचेंगे, कब तक ये जितने सोर्सेज यूज करते हो हीट प्रोड्यूस करने के लिए, वो इसका मतलब है उनका रहना ना रहना वही हो गया। देखो कोई क्रॉप होगी नहीं, कोई जो आपका भैया स्टोमेटा पूरा खाना बनाता है, कैसे होता है भाई ये सब काम, फोटोसिंथेसिस जो होती है, कहां से लाओगे तुम ये सब। तो मतलब सबके लिए जिंदा रहना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के एडवांस हो गए हैं तो ठीक है, हम जो है आर्टिफिशियल सनलाइट प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन वो प्रोड्यूस करने के लिए भी तो हमें चाहिए होगा एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दैट इज वाई सन के बिना तो इट इज इम्पॉसिबल ना। ये तो फ्री की एनर्जी इतनी मिल रही है तो हम लोग मजा ले रहे हैं उसका, ठीक है। ये है सच्चाई। तो टेम्परेचर एट इंटीरियर कितना है भाई, इतना है। दिस इज कंसिडरेबल लेस देन द एस्टिमेटेड इतना। The fusion in sun is only possible when protons whose energies are much above the average according to the Maxwell speed distribution. There are few nuclei which have a very high speed, so their kinetic energy would also be much greater than the average kinetic energy. Thus, they would be able to fuse. ध्यान से देखना, सारे के सारे नहीं कर पा रहे हैं, इसमें सेलेक्टिव हैं जो ये काम कर पा रहे हैं फ्यूजन। इसको फिर समझ लो कि रिक्वायर्ड था 3 × 10⁹ उपलब्ध है 1.5 × 10⁹ क्या हो गया,
तुम सब एक साथ हंस रहे हो हैं? कुछ तो चल रहा है, तुम लोग का ब्रू हो रहा है, कुछ ना कुछ पक रहा है। वंस द फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट द एनर्जी रिलीज, ये लगा है, वुड बी सफिशिएंट, है ना, टू कीप द फ्यूजन। अभी तुम लोग हंस लो, बाद में हम देख कैसे ही चलो बहरहाल वापस से आ जाओ थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो इतना एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी 3 है, मतलब क्लियर है, इसका दुगना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब यहाँ देखो ये 2 गुना तो सिर्फ ये मल्टीप्लायर है, ये देखो जरा ये भी कम है, 10 की पावर 9 चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो वैल्यू है, अगर मैं अभी देखूं तो ध्यान से देखो, मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200। जब मैं 200 मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो 1.5 बन जाएगा 3, और 10 की पावर 7 बन जाएगा 10 की पावर 9, यानी 200 गुना कम हुआ ना। तो ये इतना एनर्जी लाएंगे कहां से, क्योंकि फ्यूजन होने के लिए ये अगर चाहिए तो चाहिए होगा। तो इन्होंने कहा कि सारे नहीं कर पाते हैं, तो कर कौन पाता है, तो कह रहे हैं भैया देखो कुछ प्रोटॉन है, देखो ओनली पॉसिबल विद प्रोटॉन हुज एनर्जीज आर मच अबव द एवरेज, औसत ऊर्जा वाले प्रोटॉन से ज्यादा ऊर्जा वाले कुछ प्रोटॉन होंगे। अब वो होंगे कैसे, तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि भैया देयर आर फ्यू न्यूक्लियाई व्हिच हैव हाई स्पीड, मतलब स्पीड ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। ठीक है, अरे हाफ mv² इतना तो पता ही होगा, v ज्यादा होगा तो हाफ mv² तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दस दे वुड बी एबल टू फ्यूज, उनकी जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये जाकर के ये काम जो गैप है उसको फिल कर देगी, और इस तरीके से वो फ्यूज कर पाएंगे। तो वंस द फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट द एनर्जी रिलीज्ड वुड बी सफिशिएंट टू कीप द फ्यूजन प्रोसेस गोइंग। अब कह रहे हैं कि भैया जब तुमने पहला करा लिया ना तो उसके बाद फिर रुकने वाला है नहीं, क्योंकि अब एनर्जी तुम्हारे पास आ गई और ये बढ़ती जाएगी। अरे जब तुम एक बार टकराओगे तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, अब जो एनर्जी होगी रिलीज वो इससे हमेशा ज्यादा रहेगी, तो अब रुकने वाला नहीं है, अब ये चीज रिपीट होती है। यही लिखा गया है कि एक बार आपने शुरू कर दिया तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया, बस खत्म है, टेंशन ना लो। अब देखो, हाँ हीलियम आ तो गया ना, हीलियम बनेगा। तो देखो पहला स्टेप ये आपको समझ में आ गया, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो विद एनर्जी, यहां देख रहे हो। ठीक है, तो यानी तुमने क्या करा, यहां पर न्यूट्रॉन बढ़ाया होगा। अच्छा चलो ये याद कराते हैं तुमको, ये तुमको याद नहीं होगा, इसमें Z और A बराबर होता है। ये कैसे पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाए 0, तभी तो ये पॉसिबल है। तो अगर ये 1:2 बना, यानी कि न्यूट्रॉन एक इसमें इंक्रीज कर गया, है ना, +1 0 ये आ गया, है ना, ये इंक्रीज हो गया। अब ये 2 बन गया, अब यहां पर एक प्रोटॉन जो जाना चाहिए था वो रिलीज हो गया। अब यहां पर एक्सेस एंटी न्यूट्रिनो एनर्जी और वो 0.42 आपकी एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, अब ये देखो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ले आ दिए, क्या बन गया भैया, गामा प्लस गामा प्लस एक्सेस एनर्जी। फिर आते हैं, अब हमने जो आइसोटोप मिला, फिर से हमने उसको डिफ्यूज करा दिया, किसके साथ, फ्यूज करा दिया हमने किस साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो अब क्या करेगा भैया, यहां से ध्यान से देखना, अब ये प्रोटॉन जो है फ्यूज हो गया, अब ये बन गया 2 और इसके साथ साथ ये यहां पर भी इंक्रीज हो गया, तो ये गया 2He3। ठीक है, अभी इसके पास एक न्यूट्रॉन कम है, स्टेबल जो होता है वो क्या होता है 2He4, स्टेबल जो होता है, अभी अनस्टेबल हुआ ना, तो अनस्टेबल है, गामा के साथ निकलेगा विद 5.49। अब इसको फिर से, ये आइसोटोप ऑफ हीलियम है, इसको फिर से फ्यूज करा दिया सेम आइसोटोप से, तो अब क्या बन जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, यहां तो प्रोटॉन चाहिए नहीं तो इट रिक्वायर्स न्यूट्रॉन। ठीक, ये हो गया। अब ये जैसे ही कम हो जाएगा आइसोटोप में, फिर वो ब्रेक हो जाएगा 1H1 1H, क्योंकि आपको याद नहीं होगा ये, आप सोच रहे हो सर ये गलत पढ़ा रहे हो, यहां से न्यूट्रॉन लेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, है ना, तो बेटा ये 2 मिलाकर के यही बनाए थे ना, फिर से ब्रेक कर दिया हमने, और हमने यहाँ पे एक्सेस एनर्जी रिलीज करा दी, इस तरीके से हमने अपना हीलियम बना लिया। तो ये आपको याद रखना है, पूरा 4 स्टेप में होता है। और पता है कहीं कहीं ये तो ऐसे लिखा हुआ है, तुमको पता है क्या होता है, ऐसे ये एक्चुअल वाला है, ऐसे करके भी अचीव कर सकते हैं, 4 को एक साथ फ्यूज करा। ठीक है, तो अभी ये रिएक्शन लिख लो, ये देखो आ तो गया, जो भी बोलता हूँ आगे ही मिल जाता है। ठीक है, नेट जब तुम इसको पढ़ोगे, इसी का नेट तुम्हारा ये एक्चुअल है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहां से देखिए +2 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो क्या बना देगा तुमको। ठीक है, जो तुम्हें लग रहा है ये 4 है, तो ये इसको प्रोटॉन को क्या कर रहा है, बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। अरे यार देखो ना, एक 4 हो जाएगा ना,
तो ये यहाँ पर 2 ही प्रोटॉन हो सकते हैं ना, तो 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, न्यूट्रॉन है। तुम लोग उस दिन देखा नहीं था जब सिखाया था मैंने, 0 and 1 टूटेगा तो क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला था और एक प्रोटॉन निकला था। इफ यू रिमेम्बर मैंने सिखाया था कि ये पॉसिबल है ही इसीलिए क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के चार्ज को खा जाते हैं, बचता है सिर्फ मास, और ये मास को कैरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें, 2 प्रोटॉन इसके लेकर के ये बना दे रहे हैं 2 न्यूट्रॉन, और 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन में बन जाता है मास नंबर 4, जिससे कि हीलियम बन जाता है। ठीक है, और ये ढेर सारी आपकी ये एंटी न्यूट्रॉन हो गए, ये गामा रे हो गई, और ये 26.7। तो ये है फाइनल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये क्या है, वो वही चीज को लिख रहे हैं, सिंप्लीफाई कर दिया इसी चीज। ठीक है, कर लोगे, ये हो गया। तो 4H एटम आर यूज्ड टू सिंथेसाइज हीलियम, व्हेन H कोर डिप्लेट्स तो He इज यूज्ड फॉर फ्यूजन टू क्रिएट कार्बन एटम। लाइफ ऑफ स्टार। ठीक है, एलिमेंट विथ मोर न्यूक्लियर इन देयर न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एटम आफ्टर क्या है भाई, आयरन कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन फ्यूजन। वंस अ स्टार रन्स आउट ऑफ इट्स सप्लाई, पहले ये समझ लो यार, फ्यूजन के लिए ना छोटे छोटे न्यूक्लियस चाहिए, तो बहुत बड़ा न्यूक्लियस किसी का होगा तो वैसे में किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे पास आयरन से के बाद जितने भी एलिमेंट है उनको हम फ्यूजन में ले नहीं सकते। ठीक, आगे, वंस अ स्टार रन्स आउट ऑफ इट्स सप्लाई ऑफ लोअर एलिमेंट इट कूल्स डाउन एंड बिगिंस टू डाई। तो कह रहे हैं जब यही छोटे छोटे न्यूक्लियस मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब तुमने सारा जितना है सबके फ्यूज करा के बड़ा बड़ा दिए। अब भाई हाइड्रोजन था मेरे पास, 100 हाइड्रोजन थे, हर बार मैं 4 इस्तेमाल कर ले रहा हूं, तो यानी 25 बार ही तो कर पाऊंगा। 25 बार के बाद मेरा कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि हीलियम को मैं फ्यूज करा नहीं सकता। अब हीलियम कराने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कह रहे हैं जैसे ही हम लोग यहां पर कहते कोई स्टार जो है उसकी लोअर एलिमेंट के जब खत्म हो जाते हैं तब उसके पास भैया सप्लाई बचती नहीं है ईंधन के लिए, तो फिर वो ठंडा होने लगता है और वो मर जाता है। लाइफ ऑफ आवर सन इज अराउंड 5 इंटू, मतलब हम लोग की भी एक समय के बाद सिस्टम डिस्टर्ब होना ही है, तभी हम लोग को नए जाना सोलर, अभी हमारा सोलर सिस्टम है, नया ढूंढना पड़ेगा जहां पे दूसरा होगा सूरज, उसके लिए भी बहुत समय है। अभी हम लोग के पास 5 × 10⁹ ईयर्स, कितनी बार जन्म ले लेंगे हम लोग, कितनी बार मर के जी लेंगे ना, 10 की। अरे यार तुम 100 साल की ले लो, तुम्हारे 100 भी नहीं बचा। अरे इतने तो इंसान ही इंसान का दुश्मन है, जहर खिला रहे, केमिकल वाली पनीर खिला रहे, जितना दूध पैदा नहीं करती है गाय उससे ज्यादा तो हम लोग पी जाते हैं, तो एक्स्ट्रा वहां कहां से रहा है, केमिकल है। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट के हो गई 60, हम लोग कई राउंड बोलेंगे तब तक ये खत्म ही नहीं होगा। तो अभी चलेगा, इट हैज अराउंड 5 बिलियन ईयर्स, इतने साल तक ये भी जिंदा रहेगा, जब तक ये जिंदा है तब तक हम जिंदा है, क्योंकि यही इसी से अर्थ पर हैबिटेबल बना हुआ है। तो जब सन डाई कर जाएगा तो हमारा काम खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अभी चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया, देखा, तो बस ऐसे ही होगा, जो कर पाएगा वो जिंदा रहेगा, बाकी लोग निपट जाएंगे। वेन क्या कह रहे हैं? हाँ तो बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया भैया। चलो आगे देखो, व्हेन एन एवरेज, बहुत टाइम गया, ऐसा भी नहीं है 100 साल हो गया, अभी उसमें भी चल रही है रिसर्च। व्हेन एन एवरेज साइज स्टार लाइक द सन रन्स आउट ऑफ एच इट विल कोलैप्स। अच्छा देखा जाए, अगर सर्वाइबिलिटी की बात करें, लॉजिक थोड़ा सा सोचे, तो एक ही तरीका है हम लोग अगर सन हमारा डाई करके जिंदा रहने का, कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड हो जाए। यानी अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़ते हो तो क्वांटम फिजिक्स ही बचा सकता है। अभी ना एक हमारा छोटा सा क्या सैटेलाइट भेजने में कितने साल लग जाते हैं, है ना? तो उस हिसाब से सोचो कि अगर किसी को, अगर इंसान चाहे भी कि सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जाकर के दूसरे सिस्टम में अपना घर बसा ले, तो पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर जिंदा रह सकते हैं तो एक ही तरीका है कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को इतना ज़्यादा एडवांस कर ले, जो स्टार वॉर की मूवी में आता है कि यहाँ से वहाँ जंप कर गए, तो जो जंप करने का सिस्टम है क्वांटम में ही प्रेजेंट है, हमारी अभी की फिजिक्स में ये नहीं है, क्वांटम फिजिक्स में ही पॉसिबल है। अब क्वांटम फिजिक्स में एक प्रॉब्लम है कि आप जब यूनिवर्स को, यानी आप मैटर को इधर से उधर भेजते हैं तो उसका खोने का बहुत चांस है।
तो यही सबसे बड़ी कड़ी है कि भाई कितने चांसेस है, एक राउंड हो गया यहाँ से वहां भेज दिया है ना, दूसरे राउंड वो होगा कि नहीं होगा, जब तक हम उसको इफिशिएंट ना कर पाए कि ये श्योर है कि ये जाएगा ही जाएगा तब, क्योंकि एक बार खो गया तो फिर तो मिलना नहीं है। तो यानी मौत से खेलना हुआ, हर ट्रांसपोर्टेशन में मौत से खेलना हुआ। दिस इज वाई क्वांटम फिजिक्स इज वेरी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसको समझने में ही बहुत साल लग जाएंगे। तो लेकिन 5 बिलियन ईयर में मुझे उम्मीद है कि हम लोग के लिए इतना जुगाड़ हो जाएगा कि जो भी जनरेशन हमारी होगी वो ये कर पाए। फिर क्वांटम पे सारी दुनिया काम कर रही है, नासा का पूरा सिस्टम है वो काम कर रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा रिसर्च स्लो है लेकिन हो जाएगा, हम लोग भी कर लेंगे कुछ ना कुछ। लास्ट स्लाइड है, चैप्टर की लास्ट स्लाइड है। व्हेन एन एवरेज साइज स्टार लाइक द सन runs out of H यानी हाइड्रोजन, it will collapse under its own gravity and begin to cool down. The outer layer of the star expand and star goes into state known as red giant. आगे देखिए, our sun will enter red giant phase in 5 billion years. ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन डिस्कस। देखिए इसमें जितने क्वेश्चन है वो करा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पिछली साइड का कर लेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इसमें क्वेश्चन कहाँ है भाई? चलो टाइम हो गया वैसे, अच्छी बात है। ड्यूरिंग एन एटॉमिक एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज इज ड्यू टू, जल्दी से बताओ। कह रहे एटॉमिक एक्सप्लोजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस कारण होती है? पहला है कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, तीसरा है कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अरे ये तो बड़ा आसान है यार, बताओ जल्दी बताओ। अरे ठीक है, ये सबका ले लें। है डी, एनर्जी मास इक्विवेलेंट तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। नेम ऑफ द मास डिफेक्ट होता था, पहला ही क्लास था, आई थिंक पहला दूसरा क्लास था, उसमें हम लोग ने पढ़ा था ये चीज। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वेरी गुड। नेम द मॉडरेटर यूज, क्या करते हैं भैया? कैडमियम इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट करते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। ये आखिरी क्वेश्चन है इसका मतलब इसमें, ये तो रिएक्शन लिखने वाली बात हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसमें से कौन सा आउटपुट है जिसमें जो है ज्यादा? तो पहला है U235 फ्यूजन रिएक्शन या हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन। आप ध्यान से इसको बताना। कह रहे हैं कि फिर से सुन लो क्वेश्चन, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन, ज्यादा एनर्जी किस में निकलती है? फ्यूजन में भाई, 10 की पावर 9 यार, है ना। तो खत्म हो, तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही हो गया। चलो ये हो गया तुम्हारा खत्म। पिछली साइड खोल रहे हैं, उसमें देख लेते हैं, 2 ही 3 क्वेश्चन थे ना उसमें, कि कर लिया घर पे तुम लोग ने? सब पता है, कुछ नहीं करा है। क्या नाम है भाई चैप्टर का, उसका पीपीटी का? फ्यूजन, देखते हैं यही वाला है शायद, हाँ यही है। घर पे लग रहा है कुछ करते नहीं हो तुम। ये क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन करो फटाफट। हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज होगा इसमें, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होगा। कह रहे हैं हम लोग ने पीछे फॉर्मूला है, देख लेना। एक्स क्या है? 50 साल। हाफ लाइफ कितनी दी गई? 50। इट डिकेज टू अनदर एलिमेंट वाई विच इज स्टेबल। द 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई वर फाउंड टू बी इन रेशियो 15 इन द सैंपल ऑफ गिवन। द एज ऑफ द रॉक वाज एस्टिमेटेड टू बी, तो कह रहे हैं उसकी एज कितनी होगी, तो इसमें से बताना है। तो सीधे आते हैं, इस पर टाइम बचा रहे हैं। ये पता है 50 साल है। हाफ लाइफ कितनी है भाई एक्स की? 50। टूट करके क्या बना देगा? वाई, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने को अच्छे से पता है ना। दैट विल बी 1/1 प्लस 15, दैट विल बी गिव यू 1/16। देखो नहीं बचा ना, ये जो है मेरे भाई ये पहले था और ये हम टूटने के बाद बन रहा है। और रेशियो कितना दिया गया था क्वेश्चन में? 1:15, ठीक है। तो अब जब इसमें करेंगे, फॉर्मूला याद हो नहीं होगा तुम लोग को, दिखाते हैं तुम लोग को फॉर्मूला पहले। आ गया यार, अरे इसी में देख लो, कोई बात नहीं, चलो इसी में देख लो। तो ये कितना हो गया? 1/16। फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिमेन आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद कितना बचेगा? तो 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ से? T/T², ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करो सबकी। इसका टाइम हमने क्या, एज हमें नहीं पता, हम टी मान रहे हैं, और अपॉन T½ तो पता था 50, वैल्यू पुट कर दिया, इक्वेट कर दो, कितना आ गया? 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आ गया? देखो 1/50, 1/2 की पावर क्या हो गया? ये 4। कैसे इसको किया हमने सिंप्लीफाई? 1/16 को, अरे यार ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर फेंक दो, है ना। 2 की पावर
4 है ना। ये अब इसको कंपेयर कर लो, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो पता है जब अंदर वैल्यू सेम होती है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो t अपॉन 50 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 और t बराबर कितना आ गया 260। ठीक है, ये हो गया। आगे द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज एन नॉट, द काउंट पर मिनट एट टी इज इक्वल टू 0। ये है एन नॉट, वो वैल्यू है जब टी बराबर 0 सेकेंड है। फिर एन नॉट अपॉन ही काउंट पर मिनट एट टी इज इक्वल टू 5 मिनट। अब ये चेंज हो गया, अब ये कितना हो गया एन नॉट अपॉन ई 5 मिनट पर। द टाइम एट विच द एक्टिविटी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। तो कह रहे जब ये हाफ हो जाए तो वो टाइम बताइए। हम लोग ने सीखा था हाफ लाइफ पर एन नॉट बाई 2 होता था, इफ यू रिमेंबर, पूरा डेरिवेशन बनाया था जब। ये टी हाफ पर दिमाग लगाओ, अभी मैंने आंसर बता दिया तुम्हें आधा, अब दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, जल्दी करो थोड़ा, बस एक आध क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले में हम लोग ये रेट का फॉर्मूला पहले से पता है, अब हमने यूज कर लिया। यहाँ पे जो वैल्यू बोली गई है हाफ, तो 1/2 की पावर ई टी की अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू पुट कर दिया, एन की वैल्यू कितनी है, रेट कितना दिया था एन नॉट अपॉन ई, ये वैल्यू पुट कर दिया, फिर लॉग लगा दिया, लॉग लगाने के बाद यहाँ तक पहुंच गया। अब अगर देखो ध्यान से, लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला याद है क्या होता था, लॉग एम लॉग 1 माइनस लॉग ई, लॉग 1 0 होता है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लॉग ई हो गया इज इक्वल टू दिस, वो लॉग 2 है। अब ध्यान से देखना, यहाँ ये नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक। तो अगर हम चाहें, सॉरी लॉग 2 है ना, अगर हम चाहें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आता है, 5 को इधर भेज दोगे और log 2 अपॉन log बेस ई करोगे तो log बेस ई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये आ गया टी हाफ इज इक्वल टू 5 log बेस ई 2, इसकी वैल्यू आप निकालोगे जैसे ही, तो आपका इसमें जो वैल्यू दिया गया है वो log के टर्म में ही दिया गया, तो आंसर इज दिस। तो जब कभी भी कोई कैलकुलेटर यूज करते हो तो यहाँ log बेस 10 है, तो बेस चेंज का फॉर्मूला होता है 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। इफ यू डोंट नो तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हुआ ना, यहाँ पर तुम सोच रहे होगे ये कैसे हो गया, ये नीचे गया तो हम यहाँ इस तरीके से बेस चेंज करके यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले कभी अगर जानने हो तो बता दूंगा, नहीं तो रट जाना ये। ठीक है, वो तुम्हारा ग्राफ हो गया, तो आंसर इज कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देख ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और है, ये भी कर लो, 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन फटाफट करो फिर घर जाओ। रेडियो एक्टिविटी मटेरियल ए हैज डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा, डीके कांस्टेंट याद होना चाहिए, माइनस लैम्डा टी करते थे। ठीक है, एंड मटेरियल बी हैज डीके कांस्टेंट लैम्डा, इनिशियल दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर, दोनों का स्टार्टिंग में एन नॉट सेम है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर न्यूक्लियर ऑफ मटेरियल ए टू बी विल बी, ए मतलब एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू 1 टी ई, ये बोल रहे हैं 1/1 रेशियो ई हो गया। ठीक है, ये देख रहा 1 रेशियो ई बोला ना, ये फॉर्मूला पहले सिखा रखा है। लैम्डा होता था, यहाँ पर 8 लैम्डा गिवन है तो मैंने 8 लैम्डा कर दिया, यहाँ पर लैम्डा गिवन है तो लैम्डा कर दिया, माइनस लैम्डा टी एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब जब हम इसकी वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे तो ये गिवन है, दिस इज गिवन है ना, हमें टी निकालना है, हमें क्या निकालना है टी, तो एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू ई की पावर -1, कैसे 1 अपॉन ई था, ई इनवर्स कर लिया। ठीक, ये फॉर्मूले पुट कर दिए, एन नॉट तो कट ही जा रहा है, ई की पावर माइनस लैम्डा, ये क्या लिखा हुआ है, ये माइनस लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और x की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है भैया, तो -8 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी मतलब -7 लैम्डा टी होगा कि नहीं होगा, समझ गए। चलो अब यहां से तुम क्या लगा लो, यहां पर अगर हम चाहे तो एंटी लॉग लगा ले या तो पावर कंपैरिजन कर लो, है ना। तो यहां से आ गया माइनस, पावर कंपैरिजन करना सबसे लॉजिकल हुआ, क्योंकि e की पावर -1 इज इक्वल टू ई की पावर -7 लैम्डा टी, दोनों सेम वेरिएबल है, इनकी पावर कंपेयर हो जाएगी, तो यहां से आ गया t बराबर 1/7 लैम्डा, इतना आसान है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ठीक है, नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल अंडरगोइंग अल्फा डीके, उसमें अल्फा डीके हो रहा है, इज 1.4 × 10^17 सेकेंड, ये उसकी हाफ लाइफ है। इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज 2 × 10^21, द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज नियरली इक्वल टू, तो कह रहे हैं उसकी जो एक्टिविटी कितनी होगी। सीधे आओ, यहाँ पर टी हाफ हमको पता था क्वेश्चन में, एन की वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में पता थी, आर इज इक्वल टू लैम्डा एन होता है, रेट का फॉर्मूला है। ठीक है,
तो टी हाफ इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0. टी हाफ का फॉर्मूला भी पता है 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू दिस, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एन, तो लैम्डा इंटू एन करेंगे तो हमें बैकरेल में वैल्यू मिल जाएगी रेट की, ठीक है। तो आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 10⁴ बैकरेल, ठीक है। क्वेश्चंस बता रहा हूँ किस टाइप के वो बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोग घर पे जाकर के प्रैक्टिस कर लो, खत्म, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एटम्स एंड न्यूक्लियर, 2 चैप्टर खत्म हो गए और ड्यूअल नेचर रेडिएशन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है। थैंक यू।